गरीब बहन और अमीर भाई की होली। एक एक्सीडेंट के दौरान राधिका और रोहन के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते राधिका अपने माता पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन फूट फूट कर रो रही होती है। माँ, पिताजी, आप चले गए। इतने दिनों से तो हम एक साथ होली मनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन आपने तो हमारा साथ ही छोड़ दिया। अब मैं अकेले अपने भाई रोहन का ख्याल कैसे रखूंगी? दीदी, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता पिता हमसे दूर नहीं गए हैं, वो हमारे पास ही हैं। हम दोनों के हृदय में है वो हमेशा। अपने भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद राधिका को थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। वो दोनों मिलकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करवा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों अकेले ही रह जाते हैं। राधिका के माता पिता दोनों ही होली के समय होली का सामान बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहे थे, लेकिन राधिका अभी छोटी थी। वो कैसे अपने भाई के पेट के लिए कुछ कर पाती। दीदी दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। मेरे पेट में दर्द हो रहा है बिना कुछ खाए। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम यहीं बैठो, मैं रसोई में देख कर आती हूँ। क्या पता कुछ खाने के लिए रखा हो। राधिका रसोई में जाती है, लेकिन वहां पर सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं, जिसे देखकर राधिका बेचारी मायूस हो जाती है। ये क्या? यहाँ तो एक भी बर्तन में खाने का कुछ भी सामान नहीं है। अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी? राधिका परेशान होती है। वो अपनी माँ के कमरे में चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ और अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए हो? वापस आ जाओ। पिताजी, माँ, आप भी वापस आ जाओ। रोते रोते राधिका की नजर होली के सामान के ऊपर पड़ती है, जो उसके माता पिता मरने से पहले बेचा करते थे। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। मैं इस सामान को बेचकर ही कुछ पैसे कमा सकती हूँ, जिससे मैं अपने भाई रोहन का पेट भर सकूंगी। ऐसा सोचकर राधिका वो सारा सामान उठाती है और अपने घर के बाहर एक रेहड़ी पर सजा कर बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उसके पास कुछ बच्चे और कुछ लोग आकर सामान खरीदने लगते हैं। अरे राधिका, तुम ये गुलाल कितने से बेच रही हो? इसका रंग तो काफी अच्छा लग रहा है। 20 रुपए से शुरुआत है। 20 रुपए के बाद तुम जितना चाहो उतने पैसे का गुलाल ले सकती हो। राधिका की बात सुनकर आरती उसे 50 रुपए का नोट देती है और कहती है, मुझे तो ये वाला रंग पूरे 50 का चाहिए। चलो जल्दी से मुझे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ होली खेलनी है। राधिका 50 रुपए लेने के बाद 50 रुपए का गुलाल कर देती है और आरती को देते हुए कहती है, आरती, तुम होली इतने दिन पहले से ही क्यों खेल रही हो अपने सभी दोस्तों के साथ? अरे तुम्हें नहीं पता, ये तो मथुरा है, मथुरा। यहाँ पर होली 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। शायद तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बताया नहीं होगा। देखो सभी कितने अच्छे से होली खेल रहे हैं। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। राधिका आरती को गुलाल दे देती है कि तभी उसका भाई रोहन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे दीदी, ये क्या? आप यहाँ सारे गुलाल, पिचकारी और रंग बेच रही हो? फिर मेरे लिए क्या बचेगा? मुझे भी पिचकारी, गुलाल और गुब्बारे भी चाहिए। मेरे प्यारे भाई, तुम परेशान क्यों होते हो? ये लो, जो तुम्हें चाहिए वो सब यहाँ पर है। तो इनसे जाओ, अपने दोस्तों के साथ खेल लो। राधिका सामान में से थोड़ा सा सामान रोहन को भी दे देती है, जिसके बाद रोहन अपने सभी दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। ऐसे ही वो होली का सामान बेच बेच कर अपने घर का किसी तरह से गुजारा करती है। एक दिन वो रात के समय कुछ सोच रही होती है। मेरे छोटे भाई की अब अच्छे स्कूल में पढ़ने की उम्र है। मुझे थोड़े पैसे कमाकर उसे किसी अच्छे स्कूल में डाल देना चाहिए। राधिका ऐसा सोचकर अगले दिन से और मेहनत करने लगती है, जिसके चलते वो पैसे इकट्ठे करती है और अपने भाई को स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है। उसे जो भी काम मिलता है वो चुपचाप कर लेती है। जैसे कि होली जाने के बाद वो फूलों की माला बनाती है और उन्हें बेचती है, जिसके चलते वो पैसे कमाकर अपने भाई की पढ़ाई में लगाती है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और राधिका और रोहन दोनों ही बड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई, तुम सभी परीक्षाओं में अच्छे से सफल हुए हो और अब तुम्हारा विदेश जाने का भी सपना पूरा होने वाला है। विदेश जाने के बाद तुम अपनी इस गरीब बहन को भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे दीदी, आप भी कैसी बात कर रही हो? आपने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया है। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? रोहन की बातें सुनते ही राधिका उसे गले से लगा लेती है। मेरे भाई, अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। राधिका की ये बात सुनने के बाद रोहन विदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहां वो अच्छी खासी नौकरी करने लगता है और अपनी बहन को भी पैसे भिजवाता रहता है।
लेकिन जैसे ही उसके विदेश के दोस्तों को उसकी बहन के बारे में पता चलता है तो वो उसे भड़काना शुरू कर देते हैं। अरे भाई तू कितना भोला है यार, तेरी बहन तो तुझे लूट रही है। उस गरीब ने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए ताकि तू बुढ़ापे तक उसका ध्यान रख सके। हाँ अरफ, बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा मैंने कई हिंदुस्तानी लोगों के साथ देखा है। तुम्हारी बहन तो तुम्हें सिर्फ लूट रही है। उसने अपने फायदे के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया। ना चाहते हुए भी रोहन अपनी बहन को गलत समझ बैठता है। यहाँ बेचारी राधिका जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही होती है, वहाँ रोहन अपनी बहन को विदेश जाने के बाद भूल ही जाता है। हे भगवान, इतने दिनों से कोई भी कॉल या फिर मैसेज मेरे भाई का नहीं आया है। ऊपर वाले मेरे भाई का ख्याल रखना। ये सोचकर राधिका रसोई में जाती है जहाँ उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो मेरा काम सही से चल नहीं रहा है, ऊपर से मेरा भाई मुझे पैसे भी नहीं भिजवा रहा। अब मैं क्या करूँ? होली आने वाली है। एक काम करती हूँ, होली के रंग गुलाल ये सब बेचना शुरू कर देती हूँ। राधिका फिर से अपने बचपन की तरह होली के रंग गुलाल पिचकारी ये सब बेच जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लेती है। लेकिन काफी समय तक रोहन उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं भेजता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी काकी उसके पास आती है और कहती है, अरे राधिका बेटी, बचपन से तुम होली के रंग गुलाल पिचकारी ये सब बेचती आ रही हो। अब तो तुम्हारा भाई विदेश में नौकरी करता है, फिर भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? अब तो तुम्हारी शादी की उम्र है, उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बूढ़ी काकी को सब बताती है। लगता है मेरा भाई मुझे भूल गया। बूढ़ी काकी उसे गले से लगा लेती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे राधिका की दिन प्रतिदिन हालत और बिगड़ने लगती है, जिसके चलते अब उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। एक दिन वो अपने भाई के लिए एक खत लिखती है जो रोहन तक पहुंच जाता है। अरे, इस आधुनिक दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने मुझे खत लिखा है? जरा देखो तो सही। रोहन खत खोलकर पढ़ने लगता है। मेरे प्यारे भाई रोहन, मैं तुम्हारी बहन राधिका। विदेश जाने के बाद तुम मुझे भूल ही गए हो। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं दिन भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। भूल गए जब हम दोनों साथ में होली खेला करते थे? देखो होली आने वाली है, अपनी मरती हुई बहन के साथ आखिरी बार होली खेलने वापस लौट आओ। अपनी बहन का खत पढ़ते ही रोहन बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, जिसके बाद वो फौरन अपनी टिकट करवाता है और अपने गांव पहुंच जाता है, जहां वो अपनी बीमार बहन को देखता है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लोगों के भड़कावे में आ गया था और मैंने आपके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था। लेकिन अब आप चिंता मत करो, आपका भाई वापस लौट आया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहन जहां इतना अमीर था, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन जो बहुत ज्यादा गरीब थी, वो विदेश से अपना सब कुछ छोड़कर अपनी बहन के पास लौट आता है और अपनी बहन का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, जिसके बाद राधिका बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इस तरह से रोहन अपनी बहन के साथ होली का त्योहार मनाता है और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को निभाता है। वो अपनी बहन राधिका की अच्छे घर में शादी करवा देता है, जिसके बाद वो भी शादी करके अपना घर बसा लेता है और खुशी खुशी रहने लगता है। थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं आपका लंच पैक कर देती हूँ, उसके बाद आप अपने काम पर निकल जाइएगा। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, आज मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है और तुम तो जानती हो अगर ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। ओहो, आप और आपकी ऑफिस की मीटिंग कभी खत्म ही नहीं होती है। वैसे लो, मैंने आपका लंच पैक कर दिया है, ले जाओ। अपनी सास और ससुर का ऐसा प्यार देखकर उनकी तीनों बहुएं आपस में बात करने लगती हैं। देखो तो जरा, माँ और बाबूजी का प्यार कितना अनोखा है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे सास ससुर की जोड़ी ही अनोखी है। पिताजी सबको बहुत प्यार करते हैं। और ये पिताजी का प्यार ही तो है जो हम सभी को जोड़े रखता है। अच्छा चलो, अब छोड़ो और घर का काम कर लो, क्योंकि अगर माँ जी हमें इस तरह बातें करते हुए देखेंगे तो हमें खूब डांट लगाएंगे। वह तीनों घर की साफ सफाई और घर के कामों में लग जाती हैं। वहीं संजीत भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को हिमा अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है। शाम का ये वक्त हो गया है। आज से पहले संजीत जी को कभी भी आने में देरी नहीं हुई, फिर आज वो कैसे लेट हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? हेमा घर के दरवाजे के पास यहाँ से वहाँ घूम रही होती है कि तभी उसके टेलीफोन पर एक कॉल आती है। हे भगवान जी, एक तो संजीत जी अभी तक आए नहीं है, ऊपर से ये फोन भी बज रहा है। जरा जाकर देखो तो सही, आखिर कौन कॉल कर रहा है।
हेमा जैसे ही फोन उठाती है, फोन के दूसरी तरफ से एक हॉस्पिटल के अंदर से नर्स हेमा से कहती है, क्या मेरी बात संजीत जी के घर से हो रही है? हाँ कहिए, आपकी बात संजीत जी के घर से ही हो रही है। ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है ये सब कहना। दरअसल बात यह है कि आपके पति का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं रहे। आप हॉस्पिटल से आकर उनकी डेड बॉडी ले जाइएगा। नर्स के मुंह से ये बात सुनते ही हेमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी उसकी बहू उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? बताओ तो माँ जी, आखिर हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, आप हमें बताती क्यों नहीं? आपके रोने का कारण क्या है? हमसे और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ माँ जी, आखिर क्या हुआ? पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। ये सुनते ही हेमा की तीनों बहुएं रोने लगती हैं, जिसके बाद हेमा के तीनों बेटे हॉस्पिटल से जाकर अपने पिताजी की डेड बॉडी घर ले आते हैं और सभी लोग मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन संजीत के मरने के बाद बेचारी हेमा विधवा हो जाती है और उसकी तीनों बहुएं उसके ऊपर रोजाना अत्याचार करने लगती हैं। अरे माँ जी, जब देखो आप घर पर पड़ी रहती हो, आपको कोई काम धंधा नहीं होता है क्या? देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, काम करो, सबसे पहले जाकर आप कपड़े धो लो। हाँ, कपड़े धोने के बाद हम सभी के लिए नाश्ता भी बना लेना। उसकी तीनों बहू उसके ऊपर सुबह शाम हुक्म चलाने लगती है। हाँ, बेचारी हेमा विधवा थी और उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी बहुओं के अत्याचार सहने पड़ते हैं। एक दिन बेचारी सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह अपने कमरे में जाकर आराम कर रही होती है, जिसके चलते उसकी तीनों बहू आपस में बात करने लगती हैं। देखा बहनों, जब देखो हमारी सास कमरे में आराम करती रहती है, इन्हें तो घर की कोई काम दिखा ही नहीं देता। अरे इतने सालों तक हमसे इन्होंने काम करवाया, अब हमारी बारी है। ये मेरे से बचने वाली नहीं है। आज मैं इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। आज पता चलेगा कि जब एक बहू अपनी सास के ऊपर अत्याचार करती है तो कैसा लगता है। तो देरी किस बात की, चलो अब हमें अपनी सास के पास चलना चाहिए ताकि उसे एक अच्छा सबक सिखा सके। हेमा की तीनों बहू उसके कमरे में आ जाती हैं और उससे कहती हैं, जरा देखो तो बेशर्म की तरह कैसे सो रही है। इसे तो जरा भी परवाह नहीं है कि हमारे घर में कोई काम नहीं हुआ है। अरे हम क्या इसकी नौकरानी थी जो दिन भर इसके लिए काम किया करती थी? बहुत हुआ ये सब ड्रामे, इस घर में नहीं चलेंगे। अभी के अभी उठती हो या फिर हम तुम्हें बिस्तर से नीचे गिरा दे। अरे अरे, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। चलो इसकी चादर पकड़कर खींचते हैं। सुनीता अपनी सास के ऊपर से चादर पकड़कर खींच देती है, जिसके बाद बेचारी हेमा की नींद खुल जाती है और वह अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहू, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज तुम तीनों ही घर के काम कर लो। क्या कहा? काम चोरी करने का भी एक हद होती है। जब देखो काम के लिए कोई न कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में पड़ी रहती हो। इस तरह घर में नहीं चलेगा। अभी के अभी उठो और घर के सारे काम करो। यहाँ तुम्हारा पति है, तुम्हारा बाप इस घर में लाकर नहीं रख रहा है। अरे हमारे पति मेहनत करके इस घर में लेकर आते हैं और तुमों की मुफ्त की तोड़ती हो। अगर काम नहीं करोगी तो हम तीनों तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। अपनी तीनों बहुओं के अत्याचारों को देखकर बेचारी हेमा मजबूर हो जाती है और चुपचाप उठकर घर के कामों में लग जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वह ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाती। वह रसोई में अपनी तीनों बहुओं के लिए चाय बना रही होती है, लेकिन अचानक से सारा दूध पतीले से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर रूपा गुस्से से अपनी सास से कहती है, हे भगवान, देखो तो सही ये सब क्या चल रहा है। अरे तुम्हें इस घर की बर्बादी करने के अलावा और कुछ आता भी है या नहीं? रूपा की आवाज सुनते ही सुनीता और पायल भी वहां आ जाती हैं, जिसके चलते उन तीनों को भी बहुत तेज गुस्सा आता है। वह तीनों अपनी ही सास को पकड़ लेती हैं और घसीटते हुए घर से बाहर ले आती हैं। अरे पिताजी तो अब रहे नहीं, तो फिर इनके जीने का फायदा ही क्या है? विधवाओं वाली जिंदगी जीने से अच्छा है कि ये भगवान को प्यारी हो जाए, जिसमें हम इनकी मदद कर सकते हैं। जाओ पायल, जल्दी से पेट्रोल ले आओ, और रूपा तू रसोई से जाकर माचिस ले आओ। सुनीता की बात सुनते ही रूपा और पायल दोनों ही पेट्रोल और माचिस ले आती हैं, जिसके बाद वह तीनों मिलकर हेमा के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती हैं। ये सब देख हेमा अपनी जान की दुहाई मांगते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे बहुओं, तुम ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम मुझे क्यों जान से मार रही हो? तुम जो कहती हो मैं सब कुछ तो करती हूँ, उसके बाद भी तुम मुझे मार रही हो। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम भी दफा हो, इसलिए हम तुम्हें मार रहे हैं। तुम ऊपर जाकर अपने पति से मुलाकात करना। सुनीता ऐसा कहकर माचिस जलाती है, लेकिन तभी हेमा के तीनों बेटे वहां आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं।
ये सब क्या हो रहा है? तुम तीनों हमारी माँ को क्यों मारना चाहती हो? तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के ऊपर इतने अत्याचार करने की? मुझे बचा लो बेटा, बेटा मुझे बचा लो, ये तीनों मुझे जान से मारना चाहती है, मुझे इनसे बचा लो। हेमा अपनी तीनों बहुओं की सच्चाई अपने तीनों बेटों को बताती है, जिसके चलते उसके तीनों बेटे अपनी तीनों पत्नियों को तलाक दे देते हैं और अपनी माँ के साथ रहने लगते हैं, जिसके बाद वह तीनों अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब हेमा अपने तीनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।